हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 8 करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन, जिसे आप हिंदी में जीव जनन कैसे करते हैं उसे भी बोल सकते हो। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने 7th-8th क्लास में भी किया होगा, बट उस टाइम आपने इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं किया था जितना आप 10th के अकॉर्डिंगली करोगे। सिमिलरली ये यूनिट आपका 12th क्लास में भी आएगा, तो हर क्लास में आप देखोगे कि कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें और ऐड ऑन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी जनन की परिभाषा से कि जनन होता क्या है। जनन या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे और जीव बना सकता है, उसे हम जनन बोलते हैं। मतलब जो भी जीव है, चाहे वो कुत्ता है, गाय है, भैंस है, अगर वो जनन कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने ही जैसे और जीव बनाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जनन आवश्यक क्यों है? अगर जनन ना हो तो क्या होगा? जनन के द्वारा एक तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी जो प्रजाति है वो लुप्त नहीं होगी, क्योंकि उसी प्रजाति के उसी के जैसे और सदस्य बनते जाएंगे, तो कभी भी वह प्रजाति लुप्त नहीं होगी, उनकी जो संख्या है वो बनी रहेगी। साथ ही साथ इससे जो हमारा कह सकते बैलेंस है प्रकृति का, जो प्राकृतिक संतुलन है वो बना हुआ है। सभी प्रजाति जो है उनमें ये प्राकृतिक क्षमता होती है कि वो जनन करके अपने जैसे और जीव बना सकती है। उसके बाद एक आपका जो एनसीईआरटी में जनरली प्रश्न आ जाता है वो ये है कि जनन में डीएनए की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आप इसको हिंदी में करोगे तो भी इसकी फुल फॉर्म यही रहेगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, बस आप एसिड की जगह अम्ल लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऐसे समझना है कि आपको पता है हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, जो कार्यात्मक भी है, जो संरचनात्मक भी है, सबसे छोटी इकाई होती है सेल, जिसे आप कोशिका बोलते हो। कोशिका के अंदर आपने ये भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। मतलब ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम सेल या कोशिका बोलते हैं। कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? केंद्रक। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो गुणसूत्र कहलाते हैं, शायद आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, जिसके द्वारा जो विशेषताएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो ये जो गुणसूत्र है, यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये क्योंकि एक्स के आकार में होते हैं, तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को हम बोलते हैं जीन। तो दीज क्रोमोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, मतलब ये डीएनए के बने होते हैं। तो जब जनन होता है तो जनन के दौरान क्या होता है, जो जीव है उसकी कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और दोनों के अंदर हर एक मटेरियल बराबर बराबर चला जाता है, चाहे वो अंगक है चाहे वो कोशिका, हर चीज जो है दो भागों में चली जाती है। तो क्या होता है जनन में, क्योंकि दो माता पिता होते हैं, एक अलग परिवार से एक अलग परिवार से, तो आप ये कह सकते हो कि आधा डीएनए जो बच्चे को मिल रहा है वो अपनी माता का मिलेगा, और आधा डीएनए जो उसको मिलेगा अपने पिता का मिलेगा, जिसके कारण उस बच्चे में कुछ विशेषताएं, कुछ गुण अपनी माता के होंगे और कुछ विशेषताएं अपने पिता की होंगी। तो इसी वजह से जो डीएनए है वो जनन में, प्रजनन में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि डीएनए ही यह निर्धारित करता है कि वह कौन सी विशेषताएं हैं, वह कौन से गुण हैं जो माता पिता से अगली पीढ़ी में उनके बच्चों में जा सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों की ये जनन वास्तव में कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर। तो रिप्रोडक्शन जो है ये आपका 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों लैंगिक जनन, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है अलैंगिक, मतलब इसी के आगे बस आप एक अक्षर लगा दोगे अ, जैसे आपने इसको सेक्सुअल लिखा था, इसके आगे भी अगेन आप इंग्लिश में ए लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इन दोनों रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है।
तो सबसे पहला अंतर बच्चों क्या आता है, जब आप बात करते हो लैंगिक जनन की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। लैंगिक जनन करने के लिए दो जीव चाहिए, जिसमें एक नर होगी एक मादा होगा। लेकिन अलैंगिक जनन में आपको सिर्फ एक ही जीव चाहिए होता है, उसको आप नर या मादा नाम नहीं देते हो, उसको आप नाम दे सकते हो जनक। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में आप ये कह सकते हो कि जो समय है वो ज्यादा लगता है, शिशु को बनने में भी ज्यादा समय लगता है, परंतु जो अलैंगिक जनन है ये बहुत ही कम समय में जल्दी से हो जाता है। तीसरा अंतर है बच्चों कि जो लैंगिक जनन है वो ज्यादातर होता है जटिल व बड़े जीवों में, यानी कि जो आपके लार्जर साइज के और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम लोग आते हैं, पक्षी आते हैं, आपके स्तनपाई, इसके अलावा जितने भी आपके ये हैं मछलियां हैं, उन सब में ज्यादातर जो है आपका लैंगिक जनन भी देखा गया है। ज्यादातर आप ये रख सकते हो कि जो पक्षी हैं और जो हम हैं, मतलब जो हम स्तनपाई हैं, उनमें ये भी क्रिया होती है। और जितने भी छोटे जीव हैं, छोटे जीव हो गए, या जो बिल्कुल ही सूक्ष्म जीव हैं, या जो बिल्कुल ही सरल जीव है, मतलब जिनकी शारीरिक संरचना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, उनमें अलैंगिक जनन होता है। चौथी चीज आप ये याद रख सकते हो, क्योंकि लैंगिक जनन में दो जीव आ रहे हैं, दोनों जीव अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, तो इस वजह से विभिन्नता होने के जो चांसेस हैं, विभिन्नता का मतलब क्या होता है, डिफरेंस या वेरिएशंस, तो डिफरेंसेस या वेरिएशन होने की जो संभावना है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है। मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको कुछ नया मिलेगा, मतलब माँ बाप से कुछ अलग फीचर्स भी आ सकते हैं, परंतु इसमें विभिन्नता होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। मतलब कि विभिन्नताएं नहीं होती, क्योंकि एक ही जीव है, वही जीव बार बार टूट कर अपने जैसे बहुत सारे जीव बना रहा है, तो कुछ भी नया नहीं होता, कोई नई चीज आके नहीं जुड़ती, तो विभिन्नता यहाँ पर नहीं होती। उसके बाद बात आती है उदाहरण की। इसमें आप उदाहरण दे सकते हो अपना, जैसे कि मनुष्य, गाय, घोड़ा, हाथी, ये सारे जीव हैं। और इसमें आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे आपके छोटे जीव हैं, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, फफूंद है, मतलब जितने भी आपके छोटे जीव होते हैं उनमें ज्यादातर अलैंगिक जनन देखा जाता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन भी आगे कितने प्रकार का हो सकता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन के प्रकार। यानी कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो सबसे पहला प्रकार आता है दैट इज फिशन, जिसे आप हिंदी में विखंडन भी बोल सकते हो। यहाँ पे बच्चों आपने शब्द ध्यान रखना है, खंड। खंड का मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े कर देना। तो नाम से पता चल रहा है कि जब किसी जीव के टुकड़े हो जाते हैं, मतलब अपने शरीर को दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ लेता है और फिर हर टुकड़े से एक नया जीव बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं विखंडन। तो ये जो विखंडन है ये अगेन दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन, जिसे आप इंग्लिश में बच्चों बोल सकते हो बाइनरी फिशन। और एक होता है बच्चों इसमें बहुखंडन, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो मल्टीपल फिशन। अब यहाँ भी हो सकता है आपको थोड़ा सा नाम से आइडिया हो गया हो, द्वि का या बाइनरी का मतलब होता है दो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जनक है वो अपने शरीर के दो टुकड़े कर लेगा, दो खंडित कर लेगा, और हर एक खंड से फिर एक नया जीव बनेगा। तो इसका बच्चों उदाहरण है अमीबा। अगर मैं आपको इसको चित्र के द्वारा समझाऊं, तो जैसे ये अमीबा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अमीबा है ये अपने शरीर को थोड़ा सा लंबा कर लेगा। जब ये लंबा करेगा तो इसके अंदर के जो ये है, इसका जो बाकी चीजें वो भी लंबी हो जाएंगी। और जब ये इस तरह से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
फिर ये अपने शरीर को 2 टुकड़ों में बांट लेगा और 2 अमीबा बन जाएंगे। तो इसको आप बोलोगे बच्चों बाइंडिफिकेशन यानी कि द्विखंडन, कि जो जीव था उसने अपने शरीर के 2 खंड किए और हर एक खंड से फिर एक नया जीव बना दिया। तो इसमें बच्चों आपको उदाहरण याद रखना है अमीबा। यहाँ पर यही जरूरी है कि आपको हर एक जो उसका प्रकार है उसकी परिभाषा पता हो और उसकी उदाहरण पता हो। तो कम से कम एक उदाहरण आप अवश्य याद करें, कोशिश करें जो आपकी एनसीईआरटी की किताब के उदाहरण है उन्हें तो जरूर करें, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि अमीबा कौन सी विधि द्वारा जनन करता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको वो बताना होगा। इसी तरीके से जब बच्चों बात आती है बहु की, बहु का इंग्लिश में मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि मैनी, यानी कि बहुत सारे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो जीव है वो अपने शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर लेगा, 1000 100 टुकड़े कर लेगा और फिर हर एक टुकड़े से एक नया जीव बनता है। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर इस तरीके से बहुत सारी वो अपने भाग या कोशिकाएं बना लेगा। जितने भी यहाँ पर वो भाग बनाएगा, जब ये फूटेगा तो ये उतने ही आप कह सकते हो नए नए जीव बनाता जाएगा। तो इसका उदाहरण है बच्चों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोआ है जो मलेरिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसकी वजह से मलेरिया होता है। हम कहते हैं ना मच्छर के डंक में प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोआ है जो मलेरिया फैलाता है। तो वो बहुखंडन के द्वारा ही खंडन करता है, तभी इतनी जल्दी वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये थी बच्चों पहली प्रकार जिसको आप फिशन बोलते हैं या विखंडन बोलते हैं। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक नाम आता है जिसे हम बोलते हैं खंडन, और इंग्लिश में बच्चों आप उसको बोलोगे फ्रेगमेंटेशन। मिलता जुलता सही है, थोड़ा सा ही अंतर है। जो आपका विखंडन था उसमें भी 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में बटा था, खंडन में भी वही है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े करना, कि यहाँ पर भी जो जीव है वो अपने शरीर के टुकड़े करेगा और हर टुकड़े से एक नया जीव बनेगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी विखंडन वाली विधि थी वो ज्यादातर आपकी एक कोशिक जीवों में होती है, और जो खंडन की विधि है वो ज्यादातर जो बहुकोशिक जीव होते हैं, मतलब जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, ये विधि ज्यादातर उनमें देखी जाती है। तो इसमें बच्चों आप याद रख सकते हो उदाहरण स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा जो है ये एक प्रकार की शैवाल होती है, यानी कि एल्गी होती है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका डायग्राम देखें, तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है। संरचना अगर आप याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप समझ लो। तो यहाँ पे मान लो इसके शरीर के 3-4 टुकड़े हो गए, खंड हो गए। तो जितने टुकड़े होंगे आप ये कह सकते हो कि उतने ही यहाँ पर नए जीव बन जाएंगे। अगर 4 टुकड़े होंगे तो 4 बनेंगे, अगर 5 टुकड़े हो जाएंगे तो 5 बनेंगे, तो 3 होंगे तो 3। यानी कि जितने भागों में वो अपने शरीर को तोड़ेगा उतने ही नए जीव बना सकता है। इसके बाद बच्चों जो तीसरी विधि आती है दैट इज बडिंग, जिसको आप हिंदी में मुकुलन भी कह सकते हो। बड का मतलब होता है बेटा कली। तो इसमें क्या होता है, जो जीव है, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण जो ले रहे हैं वो हाइड्रा का ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो जीव है उस जीव के शरीर पर, जैसे हाइड्रा ये इसकी सामान्य संरचना है, ये हाइड्रा है, इसके शरीर पर कहीं पर भी एक छोटी सी बड निकल आएगी, मतलब छोटी सी कली निकल आएगी। उस कली को आप बोल सकते हो मुकुल या बड। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो वो बड है वो बढ़ती जाएगी। पहले छोटी सी थी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। फिर उसमें से भी इस तरह से टेंटेकल्स निकल आएंगे, और जब वो बिल्कुल अपने जनक जैसी दिखेगी
तब वो अपने आप को जनक के शरीर से अलग कर लेगी और एक अलग जीव के रूप में वृद्धि करेगी। तो इसको हम बोलते हैं मुकुलन या बडिंग। इसके बाद जो अगली क्रिया आती है बच्चों इसमें, वो है पुनर्जनन, जिसको आप रीजनरेशन भी बोल सकते हो। यहाँ पर आपने ध्यान रखना ये जनन है, जन्म नहीं है। पुनर्जनन जो है बेटा दो प्रकार से देखा जाता है। अगर हम बात करें छोटे जीवों की, तो छोटे जीवों में बच्चों आप उदाहरण ले सकते हो प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में क्या होता है, इस तरीके से इसका शरीर होता है, बिल्कुल चपटा सा। तो ये अपने शरीर के, अगर आप इसको किसी भी भाग को कट कर दो तो हर एक भाग से ये एक नया प्लेनेरिया बना सकता है। तो ये जो पुनर्जनन की विधि है, इसको हम पुनरुद्भवन भी कह सकते हैं। तो बच्चों एक तो इसका उदाहरण है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे टुकड़ों में अपने आप को बांट लेता है। इसी तरीके से ये जो विधि है ये छिपकली में भी देखी जाती है। छिपकली का भी आपने देखा होगा कि छिपकली जो है अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो वो फिर से अपनी पूंछ दोबारा से बना सकती है। तो वो भी पुनर्जनन का ही एक उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रकार की, अलैंगिक जनन का जो अगला प्रकार है वो है बीजाणु समासन, जिसको आप स्पोर फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो ये वाली जो विधि है बच्चों, ये ज्यादातर फंजाई यानी कि कवक में देखी जाती है। और इसका जो उदाहरण आपको याद रखना है वो है राइजोपस। तो राइजोपस में क्या होता है, राइजोपस का अगर आप चित्र देखो, ये ज्यादातर जहाँ पे थोड़ी सी नमी होती है वहां पे उगते हैं। तो इनके अंदर इस तरीके से एक बीज धानी बन जाती है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। ऐसे थाउजेंड, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस बीज धानी के अंदर बीज उपस्थित होते हैं। तो जब ये इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, यानी कि अपने अनुसार अगर इनको तापमान या दूसरी चीजें ना मिले, तब तक तो इसके जो बीज हैं वो इसी बीजाणुधानी के अंदर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमको अपने हिसाब से तापमान, नमी और अपने हिसाब से मौसम मिल जाता है, तो ये जो इसकी बीजाणुधानी है फट जाती है। और इसके फटने के बाद इनके जो बीज हैं ये हवा के द्वारा इधर उधर गिर जाते हैं। और जहाँ जहाँ भी ये मिट्टी में गिरते हैं वहां से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो अगर 1000 बीज गिरेंगे तो आप मान सकते हो कि एक ही बारी में ये हजारों की संख्या में नए जीव बना सकती है। इसके बाद बच्चों जो इसमें छठी विधि आती है अलैंगिक जनन में, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई नया पौधा बनाना है तो हमें उसका बीज लेना होता है। उस बीज को मिट्टी में लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं और उस बीज से नया पौधा होता है। लेकिन कायिक प्रवर्धन में हम ये पढ़ते हैं कि यदि आप किसी पौधे को बनाने के लिए उसके बीज को ना लेकर उसके शरीर के किसी और भाग को ले रहे हो तो वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पत्थर चट्टा का पौधा आपने देखा होगा, जिसको हम इंग्लिश में ब्रायोफिल्म भी बोलते हैं। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो ये जो ब्रायोफिल्म का पत्ता है, इस पे क्या होता है, पत्ते के ऊपर से ही नए पत्ते उगने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इस एक पत्ते को भी निकाल के ग्रो करो तो उससे भी नया पौधा बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर बीज की बजाय किसी और चीज से आपने नया पौधा उगा लिया। इसी तरीके से एक आपने देखा होगा मनी प्लांट होता है, उसमें भी बेटा यही चीज होती है कि अगर आप उसको
उसकी टहनी को काट के पानी में भी डाल दो तो उससे नया जीव उग जाता है। इसी तरीके से आलू है, या आपके कई और भी उदाहरण है, अदरक है, जिनको आप डायरेक्टली भी लगा के नया पौधा बना सकते हो, आपको बीज लेने की आवश्यकता नहीं होती। और जो आखिरी प्रकार है बेटा अलैंगिक जनन का, उसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसका हिंदी में नाम होता है उत्तक संवर्धन, क्योंकि टिश्यू को बच्चों हिंदी में बोलते हैं उत्तक। तो उत्तक संवर्धन जो है, ये वाली क्रिया ज्यादातर लैब में यानी कि प्रयोगशाला में की जाती है। अगर मान लो आपको किसी ऐसे पौधे का कल्चर करना है, ऐसा पौधा बनाना है जिसके आपके पास बीज मौजूद नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उसको डायरेक्टली अपने खेतों में या बगीचों में उगाओगे तो हो सकता है वो अच्छे से ग्रो ना कर पाए, वो जो आपके मौसम है उसको सहन ना कर पाए। तो हम क्या करते हैं, हम पहले उसको लैब में कल्चर कर लेते हैं और जब वो एक पौधा बन जाता है उसके बाद हम उसको अपने खेतों में लगाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं उत्तक संवर्धन, क्योंकि इसमें हम उस पौधे के उत्तक को लेते हैं और उस उत्तक को हम लैब के अंदर ग्रो करेंगे और उसके बाद हम उसको बाहर लगाते हैं। तो इसमें आप किसी भी पौधे का उदाहरण ले सकते हो, धनिए का ले सकते हो, पुदीने का ले सकते हो, उसे हम पहले लैब में उसके उत्तक के द्वारा ग्रो करेंगे। जब वो एक पौधा बन जाएगा फिर उसके बाद हम उसको अपने खेत में या अपनी फील्ड में लगा सकते हैं। तो आज मैंने आपको अलैंगिक जनन के 7 प्रकार बताए हैं, हिंदी और इंग्लिश मैंने आपको दोनों में इनके नेम्स बता दिए। तो आपको हर एक प्रकार की परिभाषा और एक एक उदाहरण जरूर पता होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जो उदाहरण आपके एनसीईआरटी की किताब में, उन उदाहरण को आप अच्छे से करिए, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, या फिर और भी कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। 1 या 2 नंबर के बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आपको ऐसे मिल सकते हैं।